हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, आज से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो +1 +2 की बात करें, जिसमें IIT, जेईई, नीट, मेन, एडवांस सभी के लिए हमारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद जब बीएससी में जाते हैं और बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी, या हर किसी इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो ईएमटी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज से हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीजों को कवर अप करेंगे, क्योंकि बेसिक्स कवर होंगे तभी क्वेश्चन बन पाएंगे, क्वेश्चन समझ पाओगे तभी तो उसको स्कोर कर पाओगे, है ना। और इंटरव्यू में भी अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो वहां पर भी आप हर एक क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो ये सभी बच्चों के लिए होगी वीडियो, ठीक है, जो कि हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट से आज से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। और जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, जो एमएससी बीएससी वाले, उनको बता देना चाहता हूं कि पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पार्टिकल फिजिक्स को तो हमने पूरा कवर अप किया ही है, और क्वांटम मैकेनिक्स को हमने टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तक कर रखा है, जहां पर आपके बीएससी के एग्जाम पूरे हो सकते हैं कवर अप। और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने लैग्रेंज हैमिल्टोनियन को कवर अप किया, तो उस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिसमें हम सभी मटेरियल, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, डीपीपी शीट्स हो, मॉक टेस्ट हो, या स्टडी मटेरियल हो, या कोई भी बुक हो, सब कुछ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हम अपने इस मुहिम को और बढ़ा सकें, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जो भी चीज हम करवाएं, 10वीं के बाद जो भी बच्चे, चाहे +1 में हो, +2 में हो, बीएससी में हो, एमएससी में जा रहे हो, तो उन सभी बच्चों के लिए एक चैनल ऐसा है जिसमें हम सब कुछ कवर अप करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि टॉपिक भी देख सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को देखेंगे। बहुत ही आज तो इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा हमारे, जिसमें हम समझेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे क्वांटाइजेशन एनर्जी चार्जेस की, है ना। तो उन सभी के बारे में डील करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे ताकि आपको समझ आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर अप करेंगे। ईएमटी बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, है ना। तो उसमें बना क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैट वाला पार्ट, ठीक है, और मैग्नेटो मींस मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। तो दोनों को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोस्टैट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बेसिकली हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में आपको, आप खुद ही इसको देख सकते हैं, 2 पार्ट्स में बटा है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, है ना, और स्टैटिक मींस स्टेशनरी। तो जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी स्टेशनरी चार्जेस से प्रोड्यूस होती है, उसे हम जिसकी स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं, चार्जेस इज एट रेस्ट, स्टेशनरी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में जो स्टडी करना है हमने, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं। इज इट क्लियर? तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो आता है दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। कहां पर आता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। यहां पर भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखो, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड डायनेमिक्स मतलब मोशन। डायनेमिक्स मतलब कोई पार्टिकल मोशन में, तो पार्टिकल के मोशन के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी है, और जो फील्ड प्रोड्यूस होती है दोस्तों वो होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, चार्ज के मोशन के कारण हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्टेशनरी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट, और डायनेमिक मोशन के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस होती है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए शुरुआत के टाइम में। ये तो जस्ट बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं, है ना। चार्जेस स्टेशनरी हो तब क्या फील्ड प्रोड्यूस होती है, मोशन में हो तब क्या प्रोड्यूस होती है ना। तो मोशन के कारण इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें पूरी स्टडी होती है, जिसमें मैग्नेटिज्म का पार्ट आ जाता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा उसमें, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी आएगा, ईएमटी भी आएगा, अल्टरनेटिव करंट भी आएगा, और सो ऑन,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो होता ही है, पर ये बहुत ही ज्यादा कवर अप करेगा जो कि आपके एक्सटेंडेड पार्ट में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, किस बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट में देखा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या फर्क है, किसके कारण वो सारे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण फील्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली चार्जेस के बारे में अगर हम डील कर रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। चार्जेस के बारे में बोला कि स्टेशनरी रहेगा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अब चार्ज है क्या? इट इज अ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली अगर शुद्ध भाषा में बोला जाए, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो उसको एक्सप्लेन करता है बाय द चार्ज। ठीक है, आप देख सकते हो कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हमारी मैटर की है, ठीक है, तो कोई भी चार्ज अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, आइदर वो स्टेशनरी में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अगर मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में अगर चार्जेस को मूव किया जाए, मूव करवाया जाए, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी और उस फोर्स के कारण उस मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का पता लगता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इसी चीज के लिए हेल्पफुल है। हम देख थोड़ी सकते हैं चार्जेस को, हम तो महसूस कर सकते हैं बाय द फोर्स। और वो फोर्स कैसा पैदा होगी? अगर वो चार्जेस को अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके कारण जो मूवमेंट होगी और जो चेंजेस होंगे उसको ही हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि उस मैटर की प्रॉपर्टी क्या है। तो बेसिकली चार्ज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आप बोलोगे देखो चार्जेस हमारे तीन टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तीन टाइप की चार्जेस होती हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जिसे हम प्रोटॉन भी कह देते हैं। ठीक है, अगर प्रोटॉन की बात करें, एटम्स की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रॉन होता है। हमारा जो एटम होता है बेसिकली दोस्तों क्या होता है? एक हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारा रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन चार्जेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल। न्यूट्रल में जीरो होता है उसका, है ना, उसका जो चार्ज होता है जीरो होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का केस देख सकते हैं, है ना, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रल की बात करें तो वो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस। तो तीन टाइप के चार्जेस हमारे पास होते हैं जिससे हम डील करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आइदर जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या वो स्केलर है या वेक्टर है। आप खुद सोचिए, आपने +1 में पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। आपके माइंड में फट से आ रहा होगा सर स्केलर तो वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि वो वेक्टर को ओबे करता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मेरा सवाल जस्ट ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। खुद सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। मोस्ट ऑफ द बच्चा सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज में तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है ना, क्योंकि अगर मान लो मैं कोई भी इलेक्ट्रोड ले लेता हूं, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हुई, कोई भी चार्ज यहां से यहां मूव करेगा तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी। बात तो सही है, पर असल में इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, स्केलर कैसे हो गया? इसमें तो दोनों चीजें थी, पर बच्चा वेक्टर क्वांटिटी को ओबे करने के लिए उसे कुछ रूल्स को भी ओबे करना जरूरी होता है, जिसे हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आपने +1 में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये सारे लॉज अगर ओबे होंगे तभी हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक नोड है, नोड एक जंक्शन पॉइंट जहां पर सभी इलेक्ट्रिक हमारे जो वायर्स हैं वो कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है,
एक ये वायर है और एक ये वायर, ठीक है। मान लेते हैं I1 करंट यहां जा रहा है, I2 करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, I3 करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, और I4 यहां जा रहा है और I5 यहां जा रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है दोस्तों कि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो यही कहता है कि जितना करंट हमने दिया उतना ही करंट बाहर आउटपुट में जाना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे इस केस में कि भले ही अगर हम जब इसका टोटल रिजल्टेंट करंट लेंगे हम I1, I2, I3, I4 और I5 का, तो हम थोड़ा सा रूल बता देता हूं कि अगर टुवर्ड्स द नोड होगा, अगर टुवर्ड्स द नोड मतलब टुवर्ड्स द जंक्शन अगर हमारा करंट ज्यादा होगा, कुछ रूल्स होते हैं केसीएल जो हम कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, जो कि आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगर पढ़ा भी होगा अपने प्लस में वैसे तो, ठीक है। तो अगर टुवर्ड्स द जंक्शन ज्यादा होता है तो हम उसका साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिवली, पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। और अगर अभी फ्रॉम द जंक्शन ज्यादा होता है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं उसका साइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं I1, I2 और I3 टुवर्ड्स द जंक्शन ज्यादा तो हम इसको पॉजिटिवली ले लेते हैं, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। और I4 और I5 जा रहे हैं अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये अवे जा रहे हैं दोस्तों, अवे जा रहे हैं, है ना। तो माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। लॉ कंजर्वेशन तो यही कहता है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखोगे कि मैंने इसमें अलजेब्रिक सम किया है, जो रिजल्टेंट करंट है इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स व्हिच आर फ्लोइंग फ्रॉम द डिफरेंट वायर्स। मैंने वेक्टर सम नहीं लिया दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट करंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस, वो हमारा अलजेब्रिक सम है, ना कि वेक्टर सम है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देख सकते हो कि ये इसलिए हमारा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। भले इसमें मैग्नीट्यूड भी है, एक उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, पर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई ये हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर हो गए। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि हमारा इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ठीक है। यूनिट जो हमारी होगी दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो होगी कूलम, ठीक है, ये होगी कूलम होगी, ठीक है। जो यूनिट होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होती है, कूलम। और 1 कूलम किसके बराबर होता है दोस्तों, कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड हुई है पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम अगर आपको पूछ के जाए तो क्या लिखोगे, द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस भी कह सकते हो, बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, हमने उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कूलम इज इक्वल टू I इंटू टी, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा ट्रांसफर्ड हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब हमारी बारी है दोस्तों कि चार्ज जो है हमारा, उसकी और भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों कि जो चार्ज है ऑलवेज कम्स विद मास, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ मास जरूर कैरी करेगा। आप कहोगे सर चार्ज तो देख ही नहीं सकते, हमें क्या पता उसको कितना मास कैरी करेगा या नहीं करेगा, पर आपको ये तो पता है दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है तो 0 लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव लिख दिया। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है ये आपको पता होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻, सॉरी ये होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये चार्जेस जब मूव करेंगे दोस्तों तो ये कुछ ना कुछ मास तो एग्जिबिट करता ही करता है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये जो चार्ज है ऑलवेज कम विद मास, ठीक है। हमारे दो टाइप के चार्जेस ही होते हैं, न्यूट्रल 0 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, दैट्स व्हाई उसका मास नहीं ले पा रहे हैं इधर, ठीक है। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।
पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के हमारे पास चार्जेस होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी, कोई भी चार्ज मूव करेगा तो वो हमेशा मास कैरी जरूर करेगा, ये नहीं कि ऐसे, पर उल्टा जरूरी नहीं, ठीक है। मास हमेशा इंक्रीज ही करता है दोस्तों। अगर आप यूनिट्स लोगे 5 kg, 2 kg, 4 kg, कभी -5 kg देखा है? भले ये कहते हैं कि उसका वजन कम हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पहले किसी का वजन 50 किलो था, खाना वाना नहीं खाया सही से तो 40 किलो हो गया, तो माइनस ऐसा कुछ करके लिखोगे। लिखा तो फिर भी पॉजिटिव टर्म में ना, तो मास हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, नेगेटिव में नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, जिस तरह के चार्जेस को देखते हैं, ठीक है। और जो मास है दोस्तों, जो मास है हमारा वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, पर हमारा जो चार्ज है दोस्तों वो हमारा वेलोसिटी मतलब स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, ठीक है। मान लो कि आप मूव कर रहे हैं, कोई भी चार्ज मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट, या उससे कम भी मूव कर रहा है, तब भी चार्ज के ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, खासा क्या पड़ेगा ही नहीं फर्क। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट के ऊपर मतलब स्पीड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। बट जो हमारा मास है दोस्तों वो वेरी करता है, ठीक है। इस तरीके से ये रिलेटिविस्टिक मास इक्विवेलेंस रिलेशन है दोस्तों, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी तो उसका मास इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसका मास क्या होने का? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिलेशन m = m0 × 1 - v²/c², ठीक है। यहां पर जो m है दोस्तों वो क्या है? मास ऑफ बॉडी। जो फाइनल मास जो आपको मिलेगा वो है मास ऑफ बॉडी, जो कि m यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। m0 इज द रेस्ट मास ऑफ बॉडी, रेस्ट में है तब उसका कितना मास था, और जब वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग गया तब उसका फाइनल मास जो है वो मास ऑफ बॉडी की फॉर्म में आप देख सकते हो, है ना। v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर v और c को अप्रोच करेगा दोस्तों, आप देखोगे क्या बन जाएगा? m0 अपॉन √1 - v को अगर c कर दोगे दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट को c से c गया तो 1 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा? 0। तो कोई भी फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 1/0 इनफाइनाइट। मास इंक्रीज हो रहा है। वैसे कोई भी जो मटेरियलिस्टिक बॉडी होती है वो तो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकती, पर अगर करेगी भी, अगर उसकी सांस मतलब उसके करीब भी आएगी तो मास इंक्रीज होगा। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि जो हमारा मास है वो भले ही स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी के साथ वेरी कर सकता है, पर हमारा जो चार्ज है वो हमारा स्पीड के साथ वेरी नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो दोस्तों अब देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। हमने प्रॉपर्टीज तो देख ली सब कुछ कि किस तरीके से स्पीड के कारण चार्जेस इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मास वेरी करता है दोस्तों जब हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो कि हम मेन टॉपिक पे आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो क्या कहते हैं? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। डिफरेंट वेज होते हैं जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पर खुद से बना नहीं सकते, है ना। तो ये रूल है। दूसरा रूल क्या है दोस्तों कि टोटल चार्जेस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका? मान लो आप कोई भी आपके पास बॉक्स है, ठीक है, आपके पास 3 बॉल्स हैं, मान लो उस बॉक्स में 3 बॉल्स है, आपने उसको हिला दिया, तोड़ फोड़ दिया, मान लिया उसके उन तीनों बॉल्स का जो मास था वो 5 kg था, ठीक है। पूरा हिला उला के उसको, मान लो मोदक ही था, कुछ था, लड्डू था, तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए। बाद में भी उसका वेट करोगे तो 5 kg तो निकलेगा, है ना। भले उसकी अंदर की वो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, लाइक वो सब एटॉमिक में बदल गए, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स और बन गए उसके, पर टोटल मास तो उतना ही रहेगा, चेंज तो नहीं रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोले कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो टोटल चार्जेस रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे भी देख लेते हैं, जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी देखा था केसीएल का, है ना। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 3 चार्जेस है। मान लेते हैं हमारे पास 2 कूलम है, एक 5 कूलम है और -3 कूलम है, कोई भी ले सकते हो, मैंने 3 लिए ताकि इजीली आपको समझा सकूं, ओके। और मान लेते हैं कि हिला दिया, मतलब उसको मिक्स कर दिया, कोई फोर्स लगा दिया जिसके कारण क्या हो गया? चार्जेस आपस में कंबाइन हो गए, रिपेल हो गए। आपको तो ये पता होगा पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगी, है ना, ये तो पता ही होगी। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण कोई ना कोई नया चार्जेस प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 4 कूलम बन गया, एक -2 कूलम बन गया, और तीसरा चार्ज आपको बोला कि फाइंड आउट करके बताओ। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूं
कि टोटल चार्ज जो मेरा है वो ऑसिलेटरी सिस्टम में कांस्टेंट रहेगा, तो उसको ओबे करते हुए मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो बिफोर द एनी मूवमेंट, ठीक है, टोटल चार्ज हमारे कितने थे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, और आफ्टर द फोर्स हमने अप्लाई की, कॉम्बिनेशन हुआ, नए चार्जेस बने, तो थर्ड चार्ज हमने फाइंड आउट करना है, तो चार्जेस तो उतने ही रहेंगे पर कितनी क्वांटिटी वाले वो नहीं पता, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू पता है दोस्तों, आप देख सकते हो, एक 2 कूलम हो गया, एक 5 कूलम हो गया और एक -3 कूलम हो गया, ठीक है। और यहां पर निकालना है तो 4 कूलम -2 कूलम, और ये हमें Q लिख देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। अननोन क्वांटिटी कोई भी लिख सकते हैं, X लिख दो, चलो ठीक है। तो अगर आपके फाइंड आउट करना है दोस्तों तो कैसे करोगे, फटाफट देख लो। तो यहां पर आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 7 कूलम -3 कूलम इज इक्वल टू 2 कूलम प्लस X, ठीक है, मतलब 4 कूलम इज इक्वल टू 2 कूलम X। तो यहां पर आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 कूलम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये जो यहां पर हमारा थर्ड चार्ज था वो 2 कूलम का था यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल कंजर्व करके भी देखोगे कि बिफोर एंड आफ्टर वो सारे चार्जेस हमारे आइसोलेटेड सिस्टम में सेम ही रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी चार्जेस की, जिसको हमने कंजर्वेशन के मेथड से समझा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में, ठीक है। अभी तक तो हमने उसकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में और देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस द चार्ज कैन अज्यूम ओनली डिस्क्रीट वैल्यू। मतलब क्या है कि चार्जेस हमारे जो प्रेजेंट है हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, वो डिस्क्रीट वैल्यू में प्रेजेंट है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये नहीं कि आधा चार्ज ले लेता हूं, पौना चार्ज ले लेता हूं, ऐसा नहीं चलता। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ये हमारे पास अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पूरा लेंगे, नेगेटिवली चार्ज है तो पूरा लेंगे, ठीक है। 1 चार्ज, 1 पॉजिटिवली चार्ज, 1 नेगेटिवली चार्ज, सो ऑन, ठीक है। तो वही उसने बोला है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चार्ज खाली अज्यूम कर सकते हैं हम खाली कोई डिस्क्रीट वैल्यू में, ठीक है। जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज वो चार्जेस होते हैं जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 3 चार्जेस है जो हमने कहा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। प्रोटॉन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दोस्तों, प्रोटॉन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, आपको पता है ना। क्वार्क्स पढ़ेंगे आगे आप जाके तो आपको पता लगेगा कि उससे बने होते हैं, ठीक है। तो अप डाउन क्वार्क, अप डाउन क्वार्क, तो उससे न्यूट्रॉन बना होता है, ठीक है। पर जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो लेप्टॉन की केस में आता है और वो हमारा सब डिवाइडेड नहीं होता, ये तो आपको पता है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ फंडामेंटल चार्ज, वो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल चार्ज है जो स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू आपको चार्ज की पता है कितनी होती है, 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज की वैल्यू जो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इतनी होती है, ठीक है। अब हमारी बात होती है दोस्तों क्वांटाइजेशन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है, कोई भी चार्ज है हमारे पास, जो पार्टिकल है उसका चार्ज Q है, तो वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पता करना है कि भाई ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव होंगे तब जाके पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वही बोला है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, जो कि किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि क्या वैल्यू होती है 1.67 into 10⁻⁻19 कूलम, जो कि चार्ज की वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट चार्ज की, जो कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप जो डेफिनेशन लिखोगे दोस्तों, जो कि फॉर्मूला यूज करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। वैसे हाई लेवल पे तो नहीं, बट जो अगर +1 +2 के जो बच्चे हैं क्वांटाइजेशन अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है Q इज इक्वल टू ±NE, ठीक है। आइदर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव लो, नेगेटिव ले सकते हो, पर डिस्क्रीट अमाउंट में लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Q इज द चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब +E +1 +E +2E +3E एंड सो ऑन भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4E सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है। n विल बी द इंटीजर, n जो होगा दोस्तों, जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो इंटीजर होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.67 into 10⁻⁻19 एंड Q इज द चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होगी,
ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने क्वांटाइजेशन चार्जेस को भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिससे हम चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 मेथड्स होते हैं बेसिकली दोस्तों। सबसे पहला मेथड क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड मेथड क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड मेथड क्या होता है दोस्तों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर, द प्रोसेस ऑफ charging an uncharged conductor by bringing it near a charged conductor without any physical contact। मतलब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर आप किसी भी बॉडी में चार्जेस को इंड्यूस कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है दोस्तों, हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, तो जैसे इसकी क्लोजेस्ट एटम की बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज दोनों होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, हम आगे नहीं जाएंगे और ज्यादा। ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, जब इस चार्ज कंडक्टर को, जब इस चार्ज कंडक्टर, आप देख सकते हैं नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारी पहले कोई भी चार्ज कंडक्टर नहीं है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल, ये एज इट इज हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, आप देख सकते हैं जब हम इस चार्ज कंडक्टर को इस अनचार्ज कंडक्टर के नियर अबाउट लेके आते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या चलेगा, ऑपोजिट साइड में चल जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन हमारा ऑपोजिट साइड में चल जाएगा, तो हमारी जो फाइनल फिगर क्या बनेगी दोस्तों, कुछ कंडक्टर की कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, और यहां पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पोलराइज हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं एक साइड में हमारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी साइड क्या है हमारे, नेगेटिवली चार्ज हो गए हमारा। ठीक है, अब उसके साथ में अगर मैं एक न्यूट्रल कंडक्टर को मैं इसके साथ कॉन्टेक्ट पास ले आ दूं, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर को इसके पास ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज है यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपने आप को स्टेबलाइज करने के क्या करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे टू द न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूट्रल कंडक्टर था दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि सारा नेगेटिव चार्ज तो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाली बॉडी टोटली हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये वाली बॉडी हमारी पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो किस तरीके से हमने, आप देख सकते हो दो बॉडी बन गई, ये पॉजिटिवली चार्ज वाली और ये हमारी नेगेटिवली चार्ज वाली। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, चार्जिंग बाय इंडक्शन में, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर। ये अनचार्ज कंडक्टर था दोस्तों, बाय ब्रिंगिंग इट नियर अ चार्ज कंडक्टर। ये चार्ज कंडक्टर था जो नेगेटिव वाला था। तो देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो हमारे न्यूट्रल एटम्स थे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे थे, पर जब चार्ज कंडक्टर को उसके नियर अबाउट लेके आए हम, तो रिपल्शन के कारण क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गए, एक साइड में पॉजिटिवली, एक साइड में नेगेटिव चार्ज हमने इंड्यूस कर दिया, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया। अगर आप सेपरेटली इन दोनों को दिखाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक और न्यूट्रल कंडक्टर को इसके साथ लेके आओगे, उससे क्या होगा कि आपके जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो डिस्चार्ज करेंगे अपने आप को, क्योंकि एक्सेस नोट में है। तो फाइनली आपके पास दो बॉडीज हो जाएंगी सेपरेटली, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज है। इज इट क्लियर? बहुत इजीली आपने इन चीजों को समझ लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरी चीजों को। इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या होगा। तो मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है, यही दो बॉडीज मान लेते हैं, ये हमारे पास डस्टर है, ये हमारे पास पेन है। ठीक है, हमारे पास मार्कर है। तो जब ये दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे, दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे, तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो दूसरी बॉडी में ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन गेन होगा। आपको पता है कि हमारे जो बॉडीज हैं एटम से बने हैं और उसके बहुत सारे शेल्स हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं दोस्तों हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली उनकी कम होती है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हो रहा है, रब करने से क्या हो रहा है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है और दूसरी बॉडी गेन कर रहा है उस चीज को। ठीक है, तो एक बॉडी जो गेन कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, और जो लूज कर रही है ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। तो दोनों चार्ज हो रहे हैं बाय द फ्रिक्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। ठीक है,
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस हुए बाय विच मेथड? फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमने दूसरा भी पढ़ लिया। अब तीसरा मेथड कौन सा था दोस्तों? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इट इज अ मेथड टू चार्ज एन अनचार्ज कंडक्टर टू प्रोड्यूस द चार्जेस ऑन द अनचार्ज कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर टू द चार्ज कंडक्टर। मतलब समझ आ रहा है? थोड़ा बताता हूं किस तरीके, मतलब फिजिकल कंडक्ट के बेसिस पे किस तरीके से आप चार्जेस को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस चीज के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये अगेन पॉजिटिवली चार्ज है, हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में आपको पता है कि अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टिव इन नेचर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होते हैं। आउटर मोस्ट उसके जो सरफेस में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में अगर मैं कोई न्यूट्रल बॉडी को पास ले आऊं, अगर उसके पास में कोई न्यूट्रल बॉडी को ले आऊं, ठीक है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है दोस्तों, न्यूट्रल कंडक्टर है एक। ठीक है, अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर को मैं, ठीक है, अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी के पास ले आऊं, तो क्या होगा? ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह ट्रांसफर हो जाएंगे टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। ठीक है, यहां पर प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या चाहता है हमारा कंडक्टर कि अपने आप को स्टेबलाइज करे। स्टेबलाइज कैसे करेगा? अपने आप को डिस्चार्ज करके। डिस्चार्ज कहां पर होगा? जब कोई न्यूट्रल कंडक्टर उसके कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा? सारा नेगेटिव चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इंडक्शन के बेसिस पे भी किया था, डिफरेंट दो चार्जेस को हमने बना लिया था। ठीक है, तो कंडक्शन के बेसिस पे क्या होता है दोस्तों? हम किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कोई भी हम चार्जेस को कंडक्ट करा सकते हैं, कंडक्शन बाय द मेथड ऑफ द कंडक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो गाइस हमने सब कुछ अभी तक देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, हमने क्वांटाइजेशन देख लिया। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हो क्वांटाइजेशन के ऊपर, जो कि मैं कह रहा था कि हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि टॉपिक किया क्या था। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which should be removed from a conductor so that it acquires a positive charge of 3.5 नैनो कूलम। ठीक है, नैनो का जो यूनिट होता है, मतलब जो वैल्यू होती है दोस्तों, क्या होती है? 10⁻⁻⁹। तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे माइक्रो का क्या होता है? 10⁻6 मीटर। मिली क्या होता है? 10⁻3 मीटर एंड सो ऑन। ये सारी आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे किसी कंडक्टर से, ताकि उसके ऊपर 3.5 नैनो कूलम का चार्ज बना रहे। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट पढ़ा था दोस्तों, Q इज इक्वल टू NE, है ना? Q इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, तो प्लस ही लेना दोस्तों, नेगेटिव आप ले सकते हो। बस नेगेटिव ये बताता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो गए तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो Q गिवन है दोस्तों, चार्ज ऑन द बॉडी इज गिवन टू यू 3.5 नैनो कूलम। तो यहां पर Q की वैल्यू मैंने लिख दी यहां पर 3.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन का जो मैंने कहा फंडामेंटल इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है, जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, E इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। पढ़ चुके हैं। तो Q इज इक्वल टू NE लगाएंगे दोस्तों। Q पता है, E पता है, N निकाल सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 3.5 नैनो कूलम का चार्ज बना रहेगा। तो बस क्या किया दोस्तों, रीअरेंज किया। ये यहां था ऊपर न्यूमरेटर में, ये नीचे लगा डिनोमिनेटर में। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो बॉडी होगा वो 3.5 नैनो कूलम का चार्ज अटेन कर पाएगा पॉजिटिवली वाला। तो ये था दोस्तों एक ही न्यूमेरिकल। ठीक है, और भी हम आगे जब थोड़े और हम अपने टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे तो इकट्ठे न्यूमेरिकल्स का एक सेशन करेंगे, जिसमें हम पूरा डीपली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसमें हमने क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को देखा। हमने देखा कि मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन से होते हैं, तो डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज लाइक जरूर करेगा वीडियो को, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन पुख्ता कर सके। EMT का ये जो जर्नी है दोस्तों बहुत ही मजेदार होने वाली है। बहुत ही अच्छे से हम फिजिकल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए इसे पढ़ेंगे।
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको जब भी हमारी वीडियो आए, और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।